नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा टॉपिक 19वीं और 20वीं शताब्दी में होने वाले सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के पार्ट 6 में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कौन से हैं ये प्रश्न? एक तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस श्रृंखला के अंदर हम जो है चर्चा कर लेते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है भाई? पहला प्रश्न, कहां और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि भाई आर्य समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दयानंद सरस्वती साहब। उनका असली नाम क्या था? मूलशंकर। अच्छा, साथ ही साथ उन्होंने जो नारा दिया था वो क्या था? बैक टू वेदास, यानी वेदों की तरफ लौट चलो। क्लियर है यहां तक बात? कहां पर स्थापना हुई? तो हमें सबको पता है बंबई में हुई थी। कब हुई? 1875 में हुई थी। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, यहां पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इसका आंसर सही है। लेकिन एक और ऑप्शन मुझे यहां पर दिख रहा है लाहौर में, तो इसकी भी कोई रेलेवेंस है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 1877 में 1877 में आर्य समाज का जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट हो जाता है बॉम्बे से लाहौर में। कब होता है? 1877। इसके अलावा ऑप्शन नंबर फोर्थ की तरफ भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ भी मुंबई 1885। क्या ये कुछ डेट इंपॉर्टेंट है क्या? तो हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। क्या हुआ था इस दिन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 बॉम्बे के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होती है। और करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। साथ ही साथ पहला जो सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता किसने की? तो W.C. बैनर्जी ने की। तो ये सारे ऑप्शन क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त किए गए? तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, कौन से ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया? तो भैया हमें सबको पता है दयानंद सरस्वती साहब, स्वराज शब्द का इस्तेमाल करने वाले दयानंद सरस्वती साहब। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर है दयानंद सरस्वती साहब। क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि विदेशी शासन जो है चाहे वो कितना भी अच्छा हो, स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। अब मुझे एक और चीज बताओ कि दयानंद सरस्वती साहब ने स्वराज के अलावा भी कोई चीजें कही थी? तो हाँ कही थी। क्या? एक तो स्वदेशी की बात कही थी इन्होंने, इसके अलावा स्वभाषा, स्वभाषा और साथ ही साथ क्या? स्वाभिमान, स्वाभिमान। तो 4 स का जो कॉन्सेप्ट है, स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वाभिमान, स्वाभिमान का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था दयानंद सरस्वती साहब ने। आर्य समाज की स्थापना करने वाले भी व्यक्ति यही थे। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? कब की थी? तो जल्दी से मुझे बताओ। 1828 में की थी। और करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय साहब थे। अच्छा, ये जो 1828 में जो ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई, इससे पहले कोई राजा राम मोहन रॉय ने संगठन बनाया था? तो हम सभी को बताए 1817 में। 1817 में क्या बनाया था? आत्मीय सभा, आत्मीय सभा बनाई थी। आत्मीय सभा बनाई थी। किसने बनाई? तो राजा राम मोहन रॉय साहब ने बनाई थी। क्लियर है? अच्छा, ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह जो कानून था वो इनके प्रयासों से आया था। अच्छा, महिला शिक्षा के लिए भी इन्होंने इंपॉर्टेंट कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी हमने ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले ली। अब बात कर लेते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने कुछ संगठन बनाए थे। पहला संगठन था तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा। और दूसरा याद करो क्या? 1866 में जब ब्रह्मो समाज जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर वाला जो संगठन था उसको कहते थे आदि ब्रह्मो सभा, आदि ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म सभा। क्लियर है? तो चलो भाई, देवेंद्रनाथ टैगोर भी हुए। और विवेकानंद साहब ने जो सभा बनाई थी या फिर जो संगठन बनाया था, उस संगठन का नाम था रामकृष्ण मिशन। और कब बनाया? तो 1897 में बनाया। अपने गुरु के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। कब? 1897। तो चारों ऑप्शन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है थर्ड, राजा राम मोहन रॉय ने कब करी थी? 1828 में। 1828 में। चलो भैया, अब चल लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? तो अभी बात करी थी, कब करी? 1897 में करी थी। अपने गुरुजी के कहने पर करी थी, अपने गुरुजी की टीचिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए की थी। करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद साहब थे। राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात देख ही ली। 1817 का आत्मीय सभा और 1828 का ब्रह्म सभा। दयानंद सरस्वती का 1875 का आर्य समाज। चलो, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में भी अपन ने बात कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन 3, स्वामी विवेकानंद। अच्छा, क्लियर? चलो
अब देख लेते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो मुझे जल्दी से बताओ, जब हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे तो जो उसका कारण थे उसमें हमने एक कारण देखा था इतिहास का पुनर्लेखन, और इतिहास का पुनर्लेखन करने वाला जो एक सोसाइटी थी उसका मेन काम क्या था, इस एशियाटिक सोसाइटी का मेन काम क्या था, इसका काम था पौराणिक ग्रंथों का ट्रांसलेशन करना, पौराणिक ग्रंथों का ट्रांसलेशन करना। और कब बनी, तो 1784 में बनी, मुझे याद आ रहा है 1784 में बनी। क्लास के अंदर हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सर विलियम जोन्स। अब सर विलियम जोन्स के साथ साथ में ऑप्शन नंबर 2 जो है वो भी इससे जुड़ा हुआ है। क्या बात करता है, वो बात कर रहा है एक विल्किंस नाम के, चार्ल्स विल्किंस। कौन थे ये व्यक्ति, इन्होंने भागवत गीता जो है उसका ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में इन्होंने भागवत गीता का जो है वो ट्रांसलेशन किया था। किसने, चार्ल्स विल्किंस ने। मैक्स मुलर, मोक्ष मुलर की सारी बात आपको पता ही है, ये भारतीय संस्कृति से बड़े प्रभावित थे, मैक्स मुलर। और जेम्स प्रिंसेप, ये भी कोई ऑप्शन है, हाँ ये इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से ही जुड़े हुए थे, और इसकी जो पत्रिका चलती थी उस पत्रिका के ये एडिटर थे। इसी के साथ साथ में अशोक के अभिलेख, अशोक, राजा अशोक, सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे उनके अंदर भी इनका बहुत बड़ा रोल था। साथ ही साथ में इन्होंने ब्राह्मी लिपि का डेसिफरमेंट या कहें कि ब्राह्मी लिपि की जो खोज थी वो करने वाले व्यक्ति कौन थे, जेम्स प्रिंसेप। क्लियर है, चलो अब चल लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कह रहा है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे। चारों ऑप्शन देखो और जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करो, सब याद है। अच्छा, पहले पारसी समाज के सुधार की बात की है तो 2 फैक्ट और आपके सामने रख देता हूं। एक तो एक सभा बनी थी, उस सभा का क्या नाम था, रहनुमाई मजदयासन सभा, जो पारसी समाज सुधार से रिलेटेड थी। क्या नाम था, रहनुमाई मजदयासन सभा, रहनुमाई मजदयासन सभा। क्लियर है यहां तक बात। इसके अलावा एक अखबार था, एक पत्रिका थी जिसका नाम था रस्त गुफ्तार, रस्त गुफ्तार, रस्त गुफ्तार। दादा भाई नारोजी भी इससे जुड़े हुए थे। अब क्वेश्चन के ऊपर वापस से आ जाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 BM मालाबारी, बहराम जी M मालाबारी। बड़े अच्छे ही पारसी समाज सुधारक थे। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां था। अब मुझे जल्दी से बताओ, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो सर 1875 में, 1875 में हुई थी। और कहां हुई, तो न्यूयॉर्क में हुई थी। अब आप लोग घबरा जाओगे कि अगर न्यूयॉर्क में स्थापना हुई तो न्यूयॉर्क तो ऑप्शन में है ही। अरे भाई, ये बात कर रहा है भारत के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां पर हुई। तो ऑप्शन देखो, आंसर बताने की कोशिश करो। ऑप्शन नंबर 3 अड्यार। कब हुई, अड्यार के अंदर, यानी भारत के अंदर 1886 में, 1886 में थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो थियोसॉफिकल मूवमेंट था उसका एस्टेब्लिश होता है 1886 में। कहां पे, अड्यार में। अड्यार कहां पर है, तो भैया मद्रास में है, मद्रास में। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए कुछ लोगों की बात याद करो। एक तो कर्नल HS ऑलकॉट और मैडम ब्लावात्स्की, इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, कर्नल HS ऑलकॉट और मैडम ब्लावात्स्की। और एनी बेसेंट जो थी वो भी इससे जुड़ी हुई थी, एनी बेसेंट भी इसी थियोसॉफिकल समाज से जुड़ी हुई थी। तो क्लियर है बात, कहां पर हुई, 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है। भारत के अंदर इसका मुख्यालय खुलता है 1886 में, कहां पर, मद्रास के अड्यार में। क्लियर है यहां तक बात। चलो आगे बढ़ते हैं प्रार्थना समाज की तरफ। जब मैं प्रार्थना समाज की बात सुनता हूं तो मुझे एक व्यक्ति की याद आती है। कौन है वो व्यक्ति, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। इन्हीं के ही प्रभाव से महाराष्ट्र में, इन्हीं के ही प्रभाव से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज जो है उसकी स्थापना होती। और करने वाले व्यक्ति कौन थे, जल्दी से चारों ऑप्शन में देखो, याद करोगे कौन थे, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। इनके अलावा, इनके साथ साथ ही MG रानाडे, MG रानाडे, इनका भी बहुत ज्यादा बड़ा योगदान था किसमें, प्रार्थना समाज की संस्थापना करने में। प्रार्थना समाज की स्थापना करने में किस व्यक्ति का योगदान था, आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे। इसके अलावा और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कुछ फैक्ट्स इनसे रिलेटेड है या नहीं है। सबसे पहले सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, वो बोलता है केशव चंद्र सेन के बारे में, जिनके प्रभाव से प्रार्थना समाज महाराष्ट्र के अंदर स्थापित हुई थी। अब केशव चंद्र सेन ने कोई संगठन बनाया है क्या, हाँ भाई उन्होंने बनाया था। कब बनाया था, जब 1866 में ब्रह्मो समाज 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया था, तो उन्होंने बनाया था भारतीय ब्रह्मो समाज। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर की ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं, 2 संगठन इनसे भी जुड़े हुए। कौन कौन से याद करो, अभी बताए, तत्वबोधिनी सभा और आदि ब्रह्मो समाज। इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय की भी 2, कौन से, आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज, 1817 1828।
चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 9 है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की संस्थापक कौन थे? अब मुझे जल्दी से बताओ, सत्य का शोध किसने किया? तो हमें याद है ज्योतिबा फूले ने किया। ठीक है, अच्छा इन्होंने एक किताब भी लिखी थी ज्योतिबा फूले ने, कौन सी थी वो किताब, उसको भी देख लेते हैं। गुलामगिरी। गुलामगिरी, गुलामगिरी, गुलामगिरी किताब किसकी थी? ज्योतिबा फूले की। और इनका संगठन कौन सा था? सत्यशोधक समाज। क्लियर है यहां तक बात? अब गुलामगिरी जो किताब थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? तो हमें सबको पता है भाई, दास प्रथा के ऊपर बेस्ड थी। दास प्रथा के ऊपर ही पूरी किताब लिखी गई थी गुलामगिरी, लिखने वाले ज्योतिबा फूले। और इस समाज की स्थापना किसने करी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। किस समाज की? सत्यशोधक समाज की। क्लियर है यहां तक बात? चलो, दयानंद सरस्वती साहब ने आर्य समाज की थी कब? 1875 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10 बात कर लेते हैं। केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया? ऑप्शन है आदि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और धर्म समाज। अब मुझे जल्दी से बताओ 1866 की क्या कहानी थी? हम ऑलरेडी क्लास में देख चुके हैं। अरे भाई क्या हुआ, 1866 के अंदर जो ब्रह्म समाज था वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। एक वाले पार्ट का नाम था आदि ब्रह्म समाज, और इसको हेड कौन कर रहे थे? देवेंद्रनाथ टैगोर साहब हेड कर रहे थे। इसी के साथ साथ में 1866 में जो दूसरा हेड कर रहे थे वो थे केशव चंद्र सेन, और इनके समाज का नाम था भारतीय ब्रह्मो समाज। भारतीय ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, भारतीय ब्रह्मो समाज। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा ये दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड होते हैं? क्योंकि जो केशव चंद्र सेन वाला ग्रुप था वो कहता है कि भाई अब ब्रह्मो समाज के अंदर जो है अन्य धर्मों का भी समावेश करना चाहिए, और आदि ब्रह्मो समाज वाले देवेंद्रनाथ टैगोर कह रहे थे कि भाई हम इस ब्रह्मो समाज को जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजा राम मोहन रॉय के पद चिन्हों पर चलाएंगे। इस वजह से लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई से ब्रह्म समाज में दो पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से? आदि ब्रह्म समाज और दूसरा याद करो जल्दी से, भारतीय ब्रह्मो समाज। अब इस भारतीय ब्रह्मो समाज में भी एक इश्यू आ जाता है। क्या होता है भारतीय ब्रह्मो समाज में? क्या होता है कि केशव चंद्र सेन जो खुद जो है समाज सुधारक थे वो एक बड़ी घटना करते थे। क्या? अपनी स्वयं की बेटी की कूच बिहार के महाराजा से शादी कर देते, और शादी करने की वजह से इस समाज के अंदर भी टूट हो जाती है, और इस समाज में से एक नया समाज बनता है, उसका नाम था साधारण ब्रह्मो समाज। साधारण ब्रह्मो समाज, साधारण ब्रह्मो समाज। अब एक प्रश्न मुझे आपके सामने रखना है, जल्दी से मुझे बताओ सबसे साधारण भगवान कौन से हैं? कौन से हैं सबसे साधारण भगवान? जल्दी से मुझे बताओ। वो हैं शिव जी, और शिव जी हमेशा आनंद में रहते हैं। तो याद कर लो भाई, साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति एक तो शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। शिव जी आनंद में रहते हैं, बड़े साधारण रहते हैं, इस वजह से साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना करने वाले कौन? शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। क्लियर है? प्रार्थना समाज हमें पता ही है, जल्दी से बता दो कौन से? एक तो एम जी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया हो गया आपका कौन? केशव चंद्र सेन। चलो 11th क्वेश्चन है, भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की संस्थापक कौन थे? भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले साहब। गोपाल कृष्ण गोखले साहब, इन्होंने कौन सी सोसाइटी बनाई? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई। क्लियर है? और ये महात्मा गांधी के क्या थे? पॉलिटिकल गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? राजा राम मोहन रॉय ने निम्न में से किसका समर्थन किया? राजा राम मोहन रॉय में निम्न में से किसका समर्थन किया? बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद और उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर होगा? भाई बहुदेववाद के तो वो खिलाफ थे, मूर्ति पूजा के भी वो खिलाफ थे, बात किसी भी करते थे? एकेश्वरवाद की। और राजा राम मोहन रॉय के ऊपर किन किन चीजों का प्रभाव था? जल्दी से छोटा सा क्विक रिवीजन, कौन कौन चीजों का प्रभाव था? एक तो ईसाई धर्म का नीतिशास्त्र, सूफिज्म का रहस्यवाद, और वेदांतिक फिलोसफी से जो है पूरी तरीके से प्रोत्साहित थे ही, और साथ ही साथ वो इस्लाम के एकेश्वरवाद से भी प्रभावित थे, मोनोथीज्म से, एकेश्वरवाद से प्रभावित थे। क्लियर है? और इसी वजह से उन्होंने एक किताब लिखी थी, कौन सी किताब थी? जल्दी से मुझे बताओ। उस किताब का नाम था गिफ्ट ऑफ मोनोथीसिस। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अपन बात क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया? अब मुझे जल्दी से एक चीज बताओ सबसे पहले कि जो सती प्रथा है ये समाज के लिए खतरा है या नहीं है? तो हाँ भैया खतरा है, पूरी तरीके से समाज के लिए खतरा है। इस वजह से आ जाता है अधिनियम 17
सती प्रथा है हमारे समाज के लिए खतरा, इस वजह से क्या आ गया, अधिनियम 17। और अधिनियम 17 लाने के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ था वो तो राजा राम मोहन रॉय थे, और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा चलो अब इन चारों ऑप्शन में से देख लेते हैं। नियमन 17 और कब आया, 1829 में, 1829 में। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाता है। राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से सती प्रथा कौन से अधिनियम के अंतर्गत हटी, तो नियमन 17, 1829। गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर है, चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है, मतलब भारत के मार्टिन लूथर की जो उपाधि है वो किसको दी गई। अब क्रिश्चियन धर्म का जो पुनर्जागरण किया या यूरोप में जो पुनर्जागरण जिस व्यक्ति को श्रेय जाता है वो है मार्टिन लूथर साहब, और भारत में अगर हिंदू धर्म के अंदर पुनर्जागरण किया, कुरीतियों को कम करने का जो योगदान जाता है वो है योगदान स्वामी दयानंद सरस्वती साहब का। तो इस वजह से भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। क्लियर है। अच्छा दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, और इनकी उपाधियां एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये भारतीय पुनर्जागरण का जनक, तो भाई राजा राम मोहन रॉय। पहला आधुनिक भारतीय, तो राजा राम मोहन रॉय। अतीत और भविष्य के बीच का सेतु, तो राजा राम मोहन रॉय। तो ये 3-4 इनकी उपाधियां हैं वो है। एक और उपाधि है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक जो है वो भी कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय साहब को। क्वेश्चन नंबर 14 पूरी तरीके से क्लियर है। भारत का मार्टिन लूथर, स्वामी दयानंद सरस्वती, और कुछ उपाधियां मैंने राजा राम मोहन रॉय से भी रिलेटेड आपसे डिस्कस कर ली। क्लियर है, चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, अभी तो अपन ने डिस्कस किया था और क्वेश्चन आ गया। पहला आधुनिक पुरुष कौन है, तो वो है राजा राम मोहन रॉय। फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, पहला आधुनिक पुरुष, आधुनिक भारत का नेता, सारी की सारी उपाधियां किसको है, राजा राम मोहन रॉय साहब को। क्लियर। इसके अलावा एओ ह्यूम का भी नाम है, तो इसके लिए भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या कि भाई 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो था एलिवियन ऑक्टावियन ह्यूम, एओ ह्यूम। चलो अब बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 16 की। शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में निम्न में से किसने भाग लिया, निम्न में से किसने भाग लिया, किसमें, शिकागो में होने वाली विश्व धर्म संसद के बारे में। तो एक टाइमलाइन के थ्रू अपन सबसे पहले देख लेते हैं। ये है टाइमलाइन उस व्यक्ति की। सबसे पहले 1893 में जाते हैं शिकागो, ठीक है, शिकागो जाते हैं। उसके बाद 1896 में 1896 में वेदांत सभा की स्थापना करते हैं, कहां पर, न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है भैया। इसके अलावा और कोई बात, तो हाँ है 1897 में जब भारत आते हैं तो भारत आके रामकृष्ण मिशन की, रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्टैब्लिश कर देते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर देते हैं 1897 में। और 1899 में वो जाते हैं पेरिस में विश्व धर्म के इतिहास की बात करने। विश्व धर्म इतिहास का एक सम्मेलन हो रहा था पेरिस में, 1899 में जाते हैं। और मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो जल्दी से कनेक्ट करो, कौन, स्वामी विवेकानंद। तो अब आ जाए क्वेश्चन के ऊपर। चलो क्वेश्चन क्या है, 1893 में आयोजित होने वाले विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया। अब सबसे पहले तो एक विश्व धर्म संसद हो रहा था, शिकागो में हो रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो रहा था, और इसमें जाते हैं स्वामी विवेकानंद साहब, और उनकी आपको पूरी कहानी पता ही है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों से स्टार्ट करते हैं। वो शिकागो भेजने के पीछे जिस व्यक्ति ने इनकी मदद करी थी वो व्यक्ति कौन थे, तो अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह कहां के थे, तो खेतड़ी के थे। तो ऑप्शन लगा दो जल्दी से, स्वामी विवेकानंद साहब। क्लियर। अब फर्स्ट ऑप्शन जो है राजा राम मोहन रॉय, इससे भी रिलेटेड कोई बात है क्या, हाँ है। कौन सी बात है कि अगर यूरोप की धरती पे पहले भारतीय जिसने कदम रखा था तो वो थे राजा राम मोहन रॉय साहब। अब यूरोप क्यों गए थे ये, तो ये अकबर सेकंड जो उस टाइम के मुगल राजा थे, अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय की पेंशन को लेकर बात करने गए थे। ये किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। क्लियर है, अकबर सेकंड के लिए। ठीक है, चलो अब बात कर लेते क्वेश्चन 17 के बारे में। राजा राम मोहन रॉय द्वारा प्रकाशित अखबार कौन सा है, तो मिरात उल अखबार, आनंद बाजार पत्रिका, उद्बोधन और सत्य और प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूरी तरीके से सही है, मिरात उल अखबार। अब राजा राम मोहन रॉय की किताबें और पत्रिका की बात आ गई तो क्विक रिवीजन जल्दी से, फास्ट। क्या है रिवीजन, सबसे पहले तो उन्होंने 4 भाषाओं के अंदर जो है ना वो अपनी किताबें और पत्रिका लिखी। सबसे पहले तो फारसी में, इसके साथ साथ में इंग्लिश में और हिंदी में। हिंदी के अलावा इन्होंने लिखी बंगाली में, ठीक है भैया, बंगाली में। 4 भाषाओं के अंदर इन्होंने किताब लिखी। अब सबसे पहले बताओ मुझे फारसी वाली किताब। एक तो फारसी वाली किताब है तूफत उल मुवाहिद्दीन किताब है, और पत्रिका कौन सी है, मिरात उल अकबर। तो फारसी भाषा में लिखी गई इनकी पत्रिका थी मिरात उल अकबर। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भी 2 किताबें लिखी, कौन सी, गिफ्ट ऑफ द मोनोथीसिस और
जल्दी से बताओ, सब याद है? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, गिफ्ट ऑफ द मोनोथीसिस एंड प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। चलो, इसके अलावा हिंदी में इन्होंने एक पत्रिका चलाई और उस पत्रिका का क्या नाम था? बंगदूत। बंगदूत। साथ साथ में बंगाली में, तो बंगाली में इन्होंने जो पत्रिका चलाई उसका नाम था संवाद कौमुदी। तो चारों भाषा की बात हो गई। इसी के साथ साथ में राजा राम मोहन रॉय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी की पूरी बंगाली ग्रामर को, जो बंगाली व्याकरण थी, उसको कंपाइल किया था, उसको एकत्रित किया था। और एक किताब इसी की पूरी बंगाली ग्रामर की है, वो है गौड़ीय व्याकरण। क्या नाम है? गौड़ीय व्याकरण। क्लियर है? तो राजा राम मोहन रॉय, मिरातुल अकबर। अब ऑप्शन नंबर 3 भी मेरा जो ध्यान है वो केंद्रित कर रहा है, उद्बोधन। अब बताओ किसकी पत्रिका है उद्बोधन? तो उद्बोधन पत्रिका है स्वामी विवेकानंद साहब की। स्वामी विवेकानंद एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे, इसी वजह से प्रबुद्ध भारत जो है वो पत्रिका उन्होंने लिखी। तो स्वामी विवेकानंद की 2 पत्रिकाएं, एक तो उद्बोधन और साथ साथ में कौन सी? जल्दी से याद करके बताओ। प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत। इसके अलावा एक किताब भी लिखी थी, उस किताब का नाम था मैं समाजवादी हूं। मैं समाजवादी हूं। क्लियर? अब 4th ऑप्शन है सत्यार्थ प्रकाश। तो हम सभी को याद है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। लोकहितवादी। लोकहितवादी किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन जल्दी से एक्सप्लोर करो और बताओ। मेरा ध्यान जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोकहितवादी। इनकी उपाधि है लोकहितवादी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसको जाता है? मुझे जल्दी से बताओ, कौन था वो व्यक्ति जो सती प्रथा के पीछे अपने प्रयास करता है? तो वो थे राजा राम मोहन रॉय साहब। और कौन थे उस टाइम के गवर्नर जनरल? तो वो थे सर विलियम बेंटिक। सर विलियम बेंटिक। और अधिनियम कौन सा आया? तो अधिनियम 17 आया। अच्छा, कब आया? 1829 में आया। भैया सारी चीजें क्लियर हो गई, क्या घबराने की बात है? 1829 में आया। क्वेश्चन नंबर 20। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियां एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमश कितनी निर्धारित की गई है? तो सबसे पहले मुझे बताओ कि शारदा अधिनियम लाने के पीछे कौन से व्यक्ति थे? तो उनका नाम था हरविलास शारदा। हरविलास शारदा। हरविलास शारदा। ठीक है, कब आया? तो भाई ये जो शारदा एक्ट था ये आया था 1930 में। इन्हीं के नाम की वजह से 1930 में आया। और इसमें उम्र कितनी रखी गई थी? 14 वर्ष तो महिलाओं के लिए यानी लड़कियों के लिए और 18 वर्ष पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन 20 यानी 20 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन बैंक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हमने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके बहुत बढ़िया सा जो है वो क्विक रिवीजन किया है। तो आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।